नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक विशियस कैंपेन जो मीडिया में चलाया जा रहा है और एक पूरा इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम हमारे मोदी जी को भी मालूम है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी मालूम है। वो पूरा इकोसिस्टम अब खड़ा हो गया है ये कहने के लिए कि एक के बाद एक लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मैंने कल आपके सामने कुछ बातें रखी थी। नीलेश ओझा जी हमारे साथ थे और आज भी संभवतः थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद, फिर आज एक आपके लिए बड़ी खबर ला रहा हूं। अभी की खबर जो अभी जो हमें मिल रही है मुंबई से, वो ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान अब ठान लिया है, मन बना लिया है। वैसे तो वो उनका मन पहले से बना हुआ है, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी कीमत उन्हें देनी पड़े, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहेंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलने का वक्त मांगा है। राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल शुरू हो गई है कि दिशा के पिता सतीश सालियान ने आखिर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का वक्त क्यों मांग रहे हैं, क्यों वो चाहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना। और इस खबर के बाद जो अभी मैं ब्रेक कर रहा हूं पहली बार, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। इस खबर के बाद महाराष्ट्र में कोहराम मचने वाला है और खास तौर से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की जो वो पीआर एजेंसी है, जिन्हें उन्होंने हायर किया है अपनी ब्रांडिंग के लिए और लोगों को बदनाम करने के लिए, तो उनकी सारी बदनामी खेत रहेगी और उनकी सारी चाल धरी की धरी रह जाएगी। आपको याद होगा, आज से 4.5 साल पहले सेम नैरेटिव, मोडस ऑपरेंडी इनका वैसा ही है, क्योंकि ये पीआर को हायर करते हैं, एजेंसी को, उनको पैसा देते हैं और फिर पीआर एजेंसी सारी मीडिया को मैनेज करती है। पैसे बहुत हैं, लेकिन दिशा के पिता के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। लोगों की मदद से वो किसी प्रकार से अपनी जो छोटी फैक्ट्री थी, उनके ऊपर बहुत सारे बकाया थे, शायद बिजली का बिल भी वो चुका नहीं पाए थे और भी बहुत सारे बकाया थे। उन सबको देने के लिए भी लोगों ने, अलग अलग लोगों ने चंदे करके उनको पैसे दिए, तब उनकी जिंदगी चल रही है। तो दिशा के पिता तो किसी पीआर एजेंसी को हायर नहीं कर सकते अपने खिलाफ लगे आरोपों को काउंटर करने के लिए, लेकिन दिशा के पिता की आवाज क्यूबाइब नेटवर्क पूरी मजबूती से बना हुआ है और क्यूबाइब नेटवर्क आखिरी दम तक बना रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति, कोई पीआर एजेंसी क्यूबाइब नेटवर्क को खरीद नहीं सकती। ना हम खरीदे जाएंगे, ना हम उनके डराने से डरेंगे, झुकाने के किसी भी प्रयास से झुकेंगे। सीमित संसाधनों में आप दर्शकों के सहारे
उनकी आवाज बन करके खड़े रहेंगे। इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए, इन्हीं पीआर एजेंसियों के सहारे इन्होंने 2020 में सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश की। पहले तो उन्हें तो बदनाम कर ही दिया कि वो तो ड्रग लेते थे, बाइपोलर थे, डिप्रेशन में थे, बैंक अकाउंट खाली था, काम नहीं मिल रहा था, कोविड था, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इस सबको और बल देने के लिए कि डिप्रेशन में क्यों गए, उसके लिए उन्होंने सुशांत के पिता को भी नहीं छोड़ा, एक फॉल्स नैरेटिव तैयार किया। इसी तरीके से जैसे आज पीआर एजेंसियों के इशारे पर सारे मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, उसी तरीके से सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई। कहा गया कि उनका भी किसी महिला के साथ अफेयर है। सुशांत की मां की मृत्यु हो गई है और सुशांत के पिता का किसी महिला के साथ संबंध है। इस वजह से सुशांत बहुत डिप्रेशन में थे। इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों के लिए पैसा ही सब कुछ है। 2 पैसे मिल जाएंगे, और वे 2 पैसे नहीं है, करोड़ों रुपए हैं। करोड़ों रुपए मिल जाएंगे और कुछ खबर हम छाप देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उस पीआर एजेंसी और वो न्यूज एजेंसी, सारी मीडिया को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मीडिया के सामने जो खबर आती है उसको छाप देते हैं, उसकी तहकीकात करनी चाहिए। मीडिया को तो ये काम करना चाहिए, नहीं कर रही है, कोई बात नहीं है। तो आप इसे मीडिया समझते भी नहीं है, मुझे मालूम है। जो मीडिया संस्थानें इस तरह का काम कर रही है, आप दर्शक निश्चित रूप से जानते हैं कि ये मीडिया का उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है। मीडिया के जो कर्तव्य हैं उसका पालन नहीं कर रही है, ये किसी और चीज का पालन कर रही है। तो जैसा कि सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, वैसी ही कोशिश अभी दिशा के पिता को बदनाम करने की हो रही है। और जब ये लगा कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो दिशा के पिता को अब तक इन्होंने दबाव में रखा था, और दिशा के पिता ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें साइकोलॉजिकल अरेस्ट करके रखा था, और वो अरेस्ट करने का काम आगे से, फ्रंट से रोहन रॉय एंड उसकी टीम कर रही थी, लेकिन पीछे से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और परमबीर सिंह की टीम कर रही थी। आज मैं एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूं। दिशा के पिता को बदनाम करने की साजिश के पीछे कौन है? क्या ये स्टैंड किया, ये उनकी जो बदनामी की जो मुहिम शुरू हुई वो धरी की धरी रह गई? क्योंकि कल हमने आपके सामने सीबीआई के सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत सारी चीजों का खुलासा किया। आज फिर खुलासा करने जा रहा हूं कि दिशा के पिता को बदनाम करने की इनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। दिशा की मृत्यु में बहुत बड़ी भूमिका रोहन रॉय ने निभाई है। रोहन रॉय दिशा के यहां सालों से रहे हैं। ये ब्रीफिंग रोहन रॉय के तरफ से आदित्य ठाकरे को दी जा रही थी, दी जा रही है, और आदित्य ठाकरे की ब्रीफिंग वाया सोर्सेस परमबीर सिंह को जा रही है, और फिर परमबीर सिंह और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में
चूंकि अभी बीच में संबंध इन दोनों के खराब हो गए थे, क्योंकि परमबीर सिंह ने पाला बदल लिया था। पाला तो उसी वक्त बदल लिया था, आपको याद होगा जब परमबीर सिंह को इन्होंने हटाया था, जब परमबीर सिंह ने मोर्चा खोल लिया था अनिल देशमुख के खिलाफ। सच्चाई मित्रों यह है कि अनिल देशमुख इस पूरे प्रकरण में उनकी बहुत भूमिका नहीं है। दिशा और सुशांत के प्रकरण में वो बेचारे नाम के गृह मंत्री थे, उनका पूरा काम अनिल परब नाम का इंसान करता था, जो कि उद्धव ठाकरे का दाहिना हाथ बताया जाता है। अनिल देशमुख कहीं नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि मैं उसका बिल्कुल जीता जागता, मेरे पास वो उसकी पूरी अंदरूनी खबर है कि जब परमबीर सिंह और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मीटिंग होती थी तो अनिल देशमुख कहीं नहीं होते थे। सीधे मीटिंग होती थी परमबीर सिंह, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में। और इस बात को परमबीर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कबूला है कि हमें डिक्टेशन मिलता था, उनके डिक्टाट पर ही हम काम करते थे। अनिल देशमुख को जो इस बीच में फंसाया गया, वो बलि का बकरा बेचारे को बनाया गया। और परमबीर सिंह क्योंकि पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है, इन कनाइवेंस विद उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, तो ये पाला बदल करके, और शरद पवार के बीच जो उनकी मीटिंग होती थी कोई दिशा सालियान या इस केस को लेकर के नहीं हुई थी, वो किसी अन्य उगाई फुगाई इधर उधर पुलिस का जो मामला होता था उसके बारे में परमबीर सिंह ने कहा है कि इन दोनों से हमारी कई बार मुलाकात हुई और इन दोनों के डिक्टेशन पर ही हम सारा काम करते थे। लेकिन परमबीर सिंह अनिल देशमुख को बीच में ला करके ये सारा अपना कुकर्म अनिल देशमुख के माथे पर मढ़ना चाहता था, अभी भी चाहता है, जिसमें कि दिशा और सुशांत के मामले में कोई सच्चाई नहीं है। अनिल देशमुख सिर्फ नाम के गृह मंत्री थे, सारा काम उद्धव ठाकरे स्वयं कर रहे थे, आदित्य ठाकरे कर रहा था, अनिल परब कर रहा था, और डायरेक्ट परमबीर सिंह के संपर्क में ये लोग थे। तो एक प्रकार से रबर स्टैंप थे अनिल देशमुख, और इसकी पीड़ा उन्होंने कई बार अपने नेताओं से जताई भी, बताई भी। आज अनिल देशमुख ही वो नेता हैं जो शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा। उनके पास भी मौका था, अनिल देशमुख के पास भी, कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे। जब प्रफुल्ल पटेल जा सकते हैं, शरद पवार के भतीजे जा सकते हैं, तो अनिल देशमुख क्यों नहीं जा सकते? लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने शरद पवार का साथ दिया, और एक लॉयल के रूप में, अब लॉयल हैं या उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं भगवान जाने, लेकिन आपको चूंकि राजनीति में है तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी निभाई है। परमबीर सिंह दिशा और सुशांत के मामले में अनिल देशमुख से कुछ भी राय नहीं लेता था। जो कुछ भी राय लेता था वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से लेता था। रोहन राय घर का भेदी बन करके बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां परमबीर सिंह को और आदित्य ठाकरे को बताता है, जो आदित्य ठाकरे पीआर एजेंसी को ब्रीफ करता है। लेकिन ये स्टोरी इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि किसने ये बात तब फैलाई थी कि सुशांत के पिता का भी अफेयर है। वो स्टोरी झूठी साबित हुई। किसने प्लांट की, किसने बताई, किसने कहा, कोई खबर नहीं आई, पुष्टि नहीं हुई, और बाद में वो पूरी की पूरी स्टोरी झूठी साबित हुई। आज फिर वही मोडस ऑपरेंडी उसी पीआर एजेंसी के इशारे पर कि अब कुछ नहीं मिला तो दिशा के पिता को बदनाम कर दो। और यही रोहन राय अलग अलग कहानी दे रहा है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पहले कहा शूट करने के लिए जा रहे हैं,
फिर कहा कि केरल में हथनी और हाथी की मृत्यु से डिप्रेशन में थी। फिर कहा कि 25 लाख रुपए का कर्ज था कॉर्नर स्टोर कंपनी में काम करने का, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था उसको लेकर के काम थी, वो डिप्रेशन में थी। और फिर कहा कि रोहन रॉय के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा था झंझट का, इसलिए वो डिप्रेशन में थी। ये तमाम तरह की कहानी बनाई गई। और अब आखिर में, चूंकि अब तक आपने दिशा के पिता की कहानी सुनी थी, नहीं सुनी थी। क्लोजर रिपोर्ट तो 2021 में ही आ गया था। उस वक्त क्लोजर रिपोर्ट आपको मीडिया में मिला था? नहीं मिला था। याद कीजिए, फरवरी 2021 में दिशा के जांच की मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, लेकिन आपको उस वक्त ऐसी कोई स्टोरी देखने को मिली कि दिशा डिप्रेस्ड क्यों थी और पुलिस ने डिप्रेशन का कारण क्या बताया है? आपको मिली थी क्या? अगर आप में से किसी को ये हो कोई खबर, हमने तो नहीं देखी, लेकिन अगर आपके सामने मैं फिर रख रहा हूं कि अगर आपने कहीं कोई ये स्टोरी देखी है कि दिशा के सुसाइड करने के पीछे डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन के पीछे उनके पिता का कोई अफेयर की कहानी थी, ये 2021 के बारे में मैं बोल रहा हूं। इनके मालाफाइड इंटेंशन को, इनके फ्रॉड को, इनकी धूर्तता को, इनके बिके हुए दलाल पत्रकारों को आज मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। इनसे पूछिए, आप ये समझते हैं देश की जनता बिल्कुल बेवकूफ है, उनका कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो अपना भेजा नहीं लगा सकता है किसी रिपोर्ट पे। तो जरा इनसे पूछिए कि जिस क्लोजर रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, और पीटीआई एजेंसी वाले, आपसे तो मैं खास तौर से आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह की दलाली कब तक चलेगी आपकी? आप तो उस वक्त भी थे एजेंसी के, बड़े पुराने एजेंसी वाले हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं ये हवाला दिया? नहीं दिया ना। इस कोई रिपोर्ट्स आपने देखी है किसी मीडिया में? 2021 में फरवरी में जब ये रिपोर्ट क्लोज किया था मुंबई पुलिस ने, आपने कोई रिपोर्ट देखी? नहीं देखी। आज उस रिपोर्ट के हवाले से, और कमाल की बात है, वो क्लोजर रिपोर्ट उच्च पदस्थ अधिकारी के पास है। वो कौन उच्च पदस्थ अधिकारी है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी एजेंसी को? दी तो दी क्यों, जबकि उनको मालूम है कि क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। उस क्लोजर रिपोर्ट का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की घोषणा हो गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम उस पर काम कर रही है। 2022 में ही एसआईटी का गठन हो गया। इसलिए गठन हो गया क्योंकि उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने रिजेक्ट किया। सरकार ने कहा कि वो क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, मैं दोबारा जांच करूंगा। सरकार ने जांच की अनुमति दी, तो उस क्लोजर रिपोर्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फरवरी 2021 में उस क्लोजर रिपोर्ट के हवाले से इस तरह की कोई रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं है। फिर आज यकायक क्यों दिशा के पिता को बदनाम करने के लिए ये खबर को बनाया गया, लीक किया गया, क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दिया गया? और अगर क्लोजर रिपोर्ट ने कहा कि दिशा के पिता का कुछ गड़बड़ है मामला, तो क्या क्लोजर रिपोर्ट ने, पुलिस ने, जांच एजेंसी ने रोहन रॉय के स्टेटमेंट की दिशा वॉज ए नेचर लवर, वाइल्ड एनिमल लवर, और वो हाथी और हथनी की मृत्यु से काफी डिप्रेशन में थी, क्या इस एंगल की, जो रोहन रॉय स्वयं कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, न्यूज लॉन्ड्री में कुछ और कह रहा है, तो क्या रोहन रॉय के इस स्टेटमेंट को पुलिस ने अपने जांच में कंसीडर किया? नहीं किया। तो वही बात कह दी जो सुशांत के पिता के बारे में एक फोर्स्ड और गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश की इन्होंने, अफेयर वाला किस्सा। लेकिन रोहन रॉय के स्टेटमेंट पर कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की।
ये हाथी और हथनी से वो परेशान थी मरने से, या 25 लाख का कर्जा था जो कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिलवाया था उसको लेकर के परेशान थी, या रोहन राय और दिशा के बीच में कोई बढ़िया रिलेशन नहीं था इसको लेकर के परेशान थी, या रोहन राय का किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर था इसको लेकर के परेशान थी। रोहन राय एक चरित्रहीन व्यक्ति है ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं। दिशा के जाते ही उसका एक पुराना प्यार जग गया, कहीं से मिल गई और फौरन उन्होंने वक्त बिना गवाए शादी कर ली और फिर इंटीरियर और डेकोरेशन और तमाम तरह की लग्जरी में काम करने लगा। 2022 में आकर के इंटरव्यू दे दिया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। आदित्य ठाकरे ने खबर फैलवा दी कि सीबीआई ने दिशा के मामले में सबको क्लीन चिट दे दी है और उसके बाद ये अपना नॉर्मल लाइफ लीड करने लगा। तो क्या फरवरी में आपने 2021 में कोई रिपोर्ट नहीं देखी कि दिशा के पिता का कोई अफेयर था और इस वजह से दिशा डिप्रेशन में थी? नहीं देखी ना। तो मोडस ऑपरेंडी सुशांत के पिता और दिशा के पिता का उस दौरान का मिल जाता है। आज जो इनके हवाले से बिके हुए पुलिस वाले और बिके हुए पत्रकारों ने मिलकर के खिचड़ी पकाने की कोशिश की है, उस खिचड़ी को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। आज जब दिशा के पिता ने मन बना लिया है कि मैं अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहूंगा, और क्यूवाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने इस मुद्दे को इसलिए नहीं लिया है कि ये सिर्फ 2 मौतें हुई हैं। क्यूवाइब नेटवर्क को मालूम है कि इन 2 मौतों के सहारे टोटल इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स को एक्सपोज किया जाएगा, जिसमें पुलिस, करप्ट पुलिस वाले सारे नहीं, करप्ट मीडिया सारे नहीं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी सारे नहीं, करप्ट पॉलिटिशियन सारे नहीं, करप्ट बॉलीवुड सारे नहीं और करप्ट जुडिशरी सारे नहीं, और कॉरपोरेट, इन सबके नेक्सस को ये पूरा केस पूरी तरह से दूध का दूध और पानी कर देगा, पानी का पानी कर देगा, जिसके तार अंतरराष्ट्रीय माफिया से जुड़े हुए हैं। इस मौत का जब आप इसके इन्वेस्टिगेशन, और क्योंकि मैंने क्यूवाइब नेटवर्क ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने 2 साल लगा करके इसकी पड़ताल कर ली है, सारे साक्ष्यों को अपने पास जुटा लिया है, तब जाकर के हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। तब हमने जनता की अदालत लगाई थी। तो आज दिशा के पिता को बदनाम करने के लिए ये नैरेटिव चलाना कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों के माध्यम से ये चलना शुरू हुआ। उसमें भी एक चलन और शुरू हुआ माफी मांगने का। मैंने कल ही एक्स पे पोस्ट किया है और उसमें काफी रिस्पांस आया है आप सबका। अब वो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों माफी मांग ली हड़बड़ी में। तो उधर से एक बैटरी एक्टिव हो गया है कि माफी मांगो माफी मांगो। माफी तो आप सबको जनता की दरबार में ऐसी मांगनी पड़ेगी कि दुनिया देखेगी। चिंता मत कीजिए। इन लोगों ने एक एक नैरेटिव बताया कि दिशा की मृत्यु तो गिरने से हो गई, डिप्रेशन में थी, कूद करके जान दे दी। हम लोगों ने एक्सपोज किया, फोटोग्राफ आपके सामने रखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोटोग्राफ दोनों को कोलैबोरेट किया, आपके सामने रख दिया। इस पर कोई सवाल ये जो बिकी हुई मीडिया, बिकी हुई दलाल पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं। एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई इस फोटोग्राफ का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मतलब है या नहीं है। चलिए, मेरा एजेंडा हो सकता है, मैं एजेंडा चला रहा हूं डिफेम करने के लिए रिया चक्रवर्ती को, तो आपको मैं सबूत दिखाता हूं। लीजिए सबूत देखिए। रिया चक्रवर्ती के पिता को, रिया चक्रवर्ती पहुंचती है 15 जून को, 14 जून को सुबह में, 14 जून को नहीं 15 जून को, 15 जून को सुबह में पहुंचती है मॉर्चरी।
और वहां पहुंच करके, चूंकि सब तब तक पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है, और पोस्टमार्टम के बाद 15 जून को अब अंतिम संस्कार होना है। सुशांत के पिता को बुलाया जाता है, वो सुबह की फ्लाइट से आते हैं और सुशांत के पिता को हॉस्पिटल न ले जाकर के उनको बांद्रा के घर पे भेज दिया जाता है। और वहां वो 3 घंटे तक सुबह में इंतजार करते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती उस मॉर्चरी में पहुंची हुई है और ये संदीप सिंह की पूरी प्लानिंग चल रही है। रिया चक्रवर्ती से सारे लोग माफी मांग रहे हैं और सब कह रहे हैं कि माफी मांगना शुरू कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि रिया और आदित्य के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और रिया तो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नोकझोंक हुआ और इस वजह से रिया ने 8 तारीख को घर छोड़ दिया। ये माफी मंगवाने वाले पत्रकार, उनको एक बार भी वो दिमाग नहीं लगा रहे। एक तो मुझे लगता है कि ये इनका इडियोटिक जो बिहेवियर है वो इनके इल इंफॉर्मेशन का और लेस एजुकेशन का भी परिचायक है। ये इल इंफॉर्म्ड भी हैं, इलिटरेट भी है। इनका कोई नैतिक या ज्ञान के आधार पर मीडिया में रहने का कोई इनको आधार नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानी है। ये इस तरह से सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। इनको सिर्फ दिखता है कि कोई टीआरपी बना रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये टोटल एजेंडा इनका है। चूंकि इनके महाविकास आघाड़ी के एक अलाई के ऊपर ये काम हो रहा है, इसलिए खड़े हैं। तब कि जब महाविकास आघाड़ी उस वक्त अलायंस तोड़ करके बना था, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको मोदी की खिलाफत करनी है, इनको अमित शाह की खिलाफत करनी है, बाय हुक एंड क्रुक। कुछ भी मिल जाए, लेकिन मोदी और अमित शाह को किसी भी तरीके से इनको बदनाम करना है। करिए। मोदी अमित शाह की अगर कोई गलती है तो क्यूवाइब नेटवर्क बड़े डंके की चोट पर उसको उठाने का काम करता है और करता भी रहेगा। लेकिन हमको कोई फोबिया नहीं हुआ है, क्यूवाइब नेटवर्क को कोई फोबिया नहीं है कि सुबह और शाम उठें और यही किसी भी कारण को ढूंढ करके लग जाए। तो इनकी चरित्रहीनता का मैं उदाहरण देता हूं कि ये नहीं देख रहे हैं कि भाई 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ करके जाती है, 8 जून को दिशा की मृत्यु होती है, तो कोई लिंक है क्या? जरा निकाला जाए, देखा जाए। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, देखा तो जाए, सर्च तो किया जाए। रिया चक्रवर्ती 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे ने पब्लिकली आके कहा है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा रहा हूं, डिटेल्स जरा दिखाइए, स्क्रीन पे लाइए जरा सा, डिटेल्स देखिए। 13/6/2020 21:43 पे ये कॉल हुआ है। 21 मतलब 9 बजे रात को, मतलब 9:45 बजे रात को। 15/6/2020 देखिए, 15/6/2020 जबकि रिया को मॉर्चरी जाना है। स्टेटमेंट देखिए साहब, 15/6/2020 7:09 पे आदित्य उद्धव ठाकरे से बातचीत होती है रिया चक्रवर्ती की। 13/6/2020 9:43 पर बात होती है। 16 जून 2020 9:20 पे बातचीत होती है। 20/6/2020 5:18 पर बात होती है। 17, 18, 12 आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये एयू से बातचीत हो रही है, आदित्य उद्धव ठाकरे से बातचीत हो रही है। एयू, ये देख रहे हैं ना, एयू से बातचीत हो रही है
और एयू दोनों, आदित्य उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों डिनाई कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता है इनके साथ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हैरान तो तब आप हो जाएंगे कि जब सूरज पंचोली ने ब्रॉड डे लाइट में कह दिया कि मैं आदित्य सर को नहीं जानता हूं और आदित्य सर मुझे नहीं जानते हैं। आदित्य, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, अर्जुन रामपाल, समीर खान, डीएपीपी कंपनी के बारे में मैंने बहुत पहले ही आपको जिक्र करके अपने एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि समीर खान नवाब मलिक का दामाद है। नवाब मलिक उस वक्त एनसीपी शरद पवार की पार्टी में थे, मंत्री भी रहे हैं। अब नवाब मलिक एनसीपी अजित पवार की पार्टी के हिस्सा हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान का डीएपीपी करके एक एंटरटेनमेंट एक कंपनी है जो कि स्टार नाइट्स करवाती है, स्टार स्पोर्ट्स करवाती है, उसको ऑर्गेनाइज करवाती है, स्टार्स लीग्स करवाती है। इस तरह का काम करवाने का बेसिकली वो कंपनी ये है। लेकिन बेसिकली कहना ठीक नहीं है, ये आगे से कहने का वो काम है कि हम स्टार लीग्स करवाते हैं, स्टार्स को मैनेज करते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं। असल काम उनका था ड्रग की डीलिंग करना और पूरे मुंबई में, बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल बनाना, ड्रग का बड़ा बाजार बनाना, बिजनेस करना, और उसी ड्रग में ये माननीय श्री आदित्य जी ठाकरे इन्वॉल्व हैं, ये खबर है। इसकी पुष्टि मैं आपको पहले भी कर चुका हूं डैप के बारे में, ये देखिए। और ये डैप के पूरे आप जब जाएंगे इसमें तो आदित्य ठाकरे को पाएंगे, लेकिन सूरज पंचोली भी कहता है कि मैं आदित्य सर को नहीं जानता हूं। अब इससे बड़ा जोक कुछ नहीं है। हर शाम कहीं ना कहीं पार्टी होती है और उस पार्टी में ये सारे यार जो हैं मिलकर के चलते हैं। उसमें आदित्य ठाकरे हैं, डिनो मौर्य हैं, सूरज पंचोली हैं, और बीच बीच में कोई और नए नए किरदार आते जाते हैं। ये देख रहे हैं अरबाज खान है, अरबाज खान। तो इन लोगों की पार्टी प्रत्येक दिन रात में चलती ही रहती है। इसमें से कोई एक नहीं आ पाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं आ पाता है तो कोई तीसरा आ जाता है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट इनका ये था कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे एक दूसरे को नहीं जानते हैं ऑन कैमरा आकर के कहने के बाद। लेकिन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 13 जून 2020, 15 जून 2020, 16 जून 2020, 20 जून 2020, इस दौरान नंबर ऑफ कॉल्स 44 कॉल्स दिखाए गए, 44 कॉल। और सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है मित्रों कि वो अपने, ये किसी दूसरे नंबर से नहीं, अपने ही फोन से वो कर डालती है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उनको मालूम है तब तक तो उनको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। झूठ बोलने की तो उनकी आदत है, रिया और उनके भाई की। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती 4 जून की रात को इन दोनों को लेने के लिए सुशांत और संदीप सावंत जाते हैं। सावंत और दिशांत उनको लेने के लिए जाते हैं और 4 जून को ही दिशा अपने घर से निकलती है। और 15 जून को सुशांत की मृत्यु के बाद, मॉर्चरी के रास्ते के पहले या मॉर्चरी जाने के बाद, भगवान जाने, अब वो एक बार देखना पड़ेगा कितने बजे वो वहां पहुंची है। तो रिया की बातचीत हो रही है आदित्य ठाकरे के साथ। ये कॉल रिकॉर्ड जिसके एफिडेविट है, ये कॉल रिकॉर्ड, आप जो ये स्टोरी चला रहे हैं ना एजेंसी वाले, बिके हुए मीडिया के दलाल पत्रकार, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए।
एक बेटी की मृत्यु एक लाचार पिता, एक लाचार माता अपनी बेटी के न्याय के लिए हम जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, जिसका जीवन एक खुला किताब है, खुली किताब है, जब चाहे जहां चाहे तहकीकात कर सकते हैं। उनको समर्थन देने के बजाय, एक बेटी को न्याय दिलाने के बजाय आप अपने पत्रकारीय राइवलरी में, चूंकि एक पत्रकार विशेष उस वक्त इस मुद्दे को उठा रहे थे या उनका चैनल विशेष, तो उनसे अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए आप एक खूंटा लेकर के खड़े हो गए हैं और उसमें यह भी नहीं सोच रहे हैं कि हम सत्य के साथ खड़े रहें या आलोचना। आज अगर मैं उस पत्रकार विशेष या उस ऑर्गेनाइजेशन विशेष से मेरी बात मिलजुल रही है, तो वो इसलिए नहीं है कि हम दोनों में कोई साठगांठ है, बिल्कुल नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं होती। लेकिन उनकी रिपोर्टिंग में अगर मुझे लगता है कि हां कुछ ऑनेस्ट रिपोर्टिंग हो रही है, कुछ एक्सपोजे को किया जा रहा है, तो कौन नहीं खड़ा होगा। और अगर आप कर रहे होते तो आपके साथ खड़े होते, बिना लाग लपेट के खड़े होते, आपकी तारीफ करते, भूरी भूरी प्रशंसा करते, आप जो कहते वही करते। लेकिन दुर्भाग्य से आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है। और यह मुझे कहना पड़ रहा है मित्रों कि इस तरह से आप देश का जो नुकसान कर रहे हैं, वो इतिहास याद रखेगा। एक असहाय पिता के खिलाफ जिस तरह से विशियस एक सेमलेस कैंपेन चला रहे हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं, उसको इतिहास याद रखेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक दिन आएगा जब आप जनता के बीच में खड़े होकर के माफी मांगेंगे। कोविड के दौरान जो आप लोगों ने पाप किया, वो अब माफी जनता आप समझ गई, आप भी समझ गए, तो चुप चुप हैं, चुप्पी लगा करके भागे हुए हैं। उधर एलन मस्क और ट्रंप आपको खोज रहे हैं कि किस किस ने ये पाप फैलाया पूरी दुनिया में। तो आज जो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, आप एक्सपोज हो जाएंगे और आपको माफी मांगने का भी मुंह नहीं रहेगा। आप किस मुंह से माफी मांगेंगे ये भी नहीं विचार कर पाएंगे। वक्त आने दीजिए। अमित शाह के पास अर्जी अब से शायद थोड़ी देर में या आज शाम तक पहुंच जाएगी। दिशा के पिताजी सतीश सालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। ध्यान रखिए, एक असहाय पिता केंद्रीय गृह मंत्री के पास जाएंगे अगर वक्त मिलेगा तो। वक्त नहीं मिलेगा तो केंद्रीय गृह मंत्री को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंदर एक तूफान चल रहा है। एसएसआर वॉरियर, आप धैर्य बनाए रखिए। ये सुशांत के मामले को भटकाने की कोशिश करेंगे, आप उस ट्रैप में मत फंसिए। आपको दिशा के मुद्दे पर बने रहना है। दिशा का केस जिस दिन सॉल्व होगा, उसी दिन सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया है कि दिशा और सुशांत के बीच एक संबंध है और इस संबंध की जांच तो होगी। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, दिशा के मृत्यु के जांच होने ही चाहिए। एक और ब्रेकिंग, इस पर मैं तफसील से बड़ा
चीज आपके सामने ला रहा हूं कि दिशा की जो मृत्यु हुई है, जिस तरह के फोटो आपको देखने को मिले हैं, श्रीदेवी के मौत से दिशा का कोई संबंध है? इस पर मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। सुशांत के पास कितने पेन ड्राइव थे? क्या सुशांत और श्रीदेवी में कभी कोई बातचीत हुई थी? क्या श्रीदेवी ने सुशांत को कुछ ब्रीफ किया था? क्या श्रीदेवी ने दिशा को कभी कुछ कॉन्फिडेंस में दिशा को भी कुछ बात मालूम थी? श्रीदेवी की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, क्या श्रीदेवी को भी कोई खास तरह का ड्रग दिया गया था? क्या दिशा को भी किसी खास तरह का ड्रग दिया गया था? क्योंकि दिशा की मौत कूदने से नहीं हुई है, ऊपर से फेंकने से नहीं हुई है। कोई भी नैरेटिव, जितने प्रकार के नैरेटिव हैं वो एक तरफ, उसी पुलिस की रिपोर्ट एक तरफ, उसी पुलिस की जांच रिपोर्ट एक तरफ, दिशा के फोटोग्राफ एक तरफ, बाकी सारी चीजों पर पर्दा डाल दीजिए, बाकी का कोई औचित्य नहीं है। दिशा के फोटोग्राफ मिल चुके हैं, सबसे बड़ा सबूत उसी मुंबई पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसी मुंबई पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट है। तो जिस क्लोजर रिपोर्ट के चटकारे खबर को बना करके डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो पत्रकार महोदय, अपनी आत्मा को जरा जगाओ, आत्मा को झकझोरो, सोचो, देखो, पूछो तुम्हें नींद कैसे आती है कि एक अबला बेटी के असहाय माता पिता को न्याय के लिए भी तुम रोड़े अटका रहे हो। ये नहीं पूछ रहे हो कि ये जो फोटोग्राफ है और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये जो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की झूठी कहानी है, ये टोटल बोगस है पोस्टमार्टम और पुलिस की रिपोर्ट, क्योंकि ये फोटोग्राफ तो सब कुछ बयान कर चुका है। बाकी किसका किससे अफेयर था, कौन कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए देश को गुमराह मत कीजिए, देश को सच बताइए। फोटोग्राफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, बस। केस दूध का दूध, पानी का पानी। और जिस दिन ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसी दिन सुशांत का केस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। परिवार पर दबाव है, परिवार के कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, इनके साथ हैं, उनके साथ हैं, क्या है नहीं है, वो सब समंदर में डूब जाएगा। बस इस दो फोटोग्राफ, पुलिस की पोस्टमार्टम, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑन, 7 दिन में केस सॉल्व, सुशांत का केस ओपन, 7 दिन में केस सॉल्व। फिर एक ही काम बचेगा, देश के सामने आकर के आपको हाथ जोड़ करके माफी मांगना। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, देखेंगे, और अगर दिशा के पिता आपसे मिलने का वक्त मांगते हैं तो देश की बेटी और उनके पिता को न्याय के लिए पूरा देश आपसे गुहार कर रहा है कि आप वक्त दीजिए। और मुझे जानकारी है कि संभव है कि वक्त मिल जाएगा। मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि उन्हें वक्त दीजिए, उनकी पीड़ा सुनिए गृह मंत्री जी, और हो सके तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचाइए। हमारी बात अगर मोदी जी तक पहुंच रही है, उनकी टीम तक पहुंच रही है, तो एक देश के असहाय पिता और माता को न्याय के लिए हमारी गुहार सुन लीजिए, उनसे मिलिए, उनकी परेशानी देखिए, समझिए और उनकी मदद कीजिए, उन्हें न्याय दिलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।